ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक लंबे टाइम गैप के बाद हम मिल रहे और अभी कुछ इंडिया का कंडीशन भी ऐसा है कि हम किसी भी मुद्दे पर आने से पहले या लेक्चर शुरू करने से पहले हम उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जो वायरस से लड़ते हुए सकम कर गए। अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स में जिन लोगों ने यह जो इस प्रक्रिया से गुजरे होंगे, जिन्होंने इन्फेक्शन का कष्ट झेला होगा, तो मैं उनके साथ इम्पैथाइज कर सकता हूं। मैं एक लंबे समय तक अपने इस चैनल से अनुपस्थित रहा। आई रिमेन टू बी एब्सेंट फॉर आई थिंक 1 मंथ। तो आज मुझे आना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग इंक्वायर कर रहे थे कि भाई इतने लंबे समय तक एब्सेंट रहने की वजह क्या है, और अभी की सिचुएशन में इतने लंबे समय तक एब्सेंट रहने का सिग्नल भी थोड़ा गलत जाता है। तो इसलिए आज मैं अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना मुनासिब समझा। मैं आपको बताऊं कि मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, लेकिन थैंक्स गॉड एक तो वैक्सीनेशन का स्टेज मैं क्रॉस कर चुका था। दूसरा, थोड़ा मैं इसके लिए अपने लाइफ स्टाइल को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा और आप लोगों के वेल विशेस को भी कि मुझे इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा और मैं हॉस्पिटलाइजेशन होने से बच गया। यह सोचकर हॉरर हो रहा, अगर हॉस्पिटलाइजेशन होने की नौबत आती तो दिल्ली जैसे इस मेट्रोपोलिस में एक बेड की गुंजाइश कैसे होती, किनका दरवाज़ा खटखटाना होता, कहाँ पैरवी करनी होती, और फिर भी उपलब्ध हो पाता या नहीं कह नहीं सकता। देखिए, आज मैंने जो लेक्चर का टॉपिक चुना है वह कहीं ना कहीं मेरे भोगे हुए यथार्थ से निकला हुआ है। हालांकि हमने आधा यथार्थ ही भोगा है, आधे यथार्थ की परिकल्पना कर सकता हूं। Actually, I have just manifested the half of the story. Half of the story is simply just moving to my imagination. टॉपिक पर नजर डालिए कि 1947 और 2021 दो भिन्न घटनाओं की कथा। Means 1947 and 2021 a tale of two different events. अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि why have I selected 1947? तो मैं आपको बताऊं कि 1947 के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है भारत की आजादी, जिसको हम पिछले 7 डेकेड से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और दूसरा है पार्टीशन रिफ्यूजी क्राइसिस, और इसके साथ कुछ लोगों का सेंस ऑफ ट्रॉमा, ट्रेजेडी और अ सेंस ऑफ डिप्राइवेशन। तो मैं यहां पर इस दूसरे पहलू के कंटेक्स्ट में इस टाइटल को चुना है। देखिए, ऐसा टाइटल मैंने क्यों चुना, मैं आपको बताता हूं कि मैंने 2019 में एक बुक पढ़ी थी ए.के. भट्टाचार्य का। ए.के. भट्टाचार्य की पुस्तक पढ़ी थी, उसका टाइटल था 12 डिसरप्शंस which changed India। मतलब भारत में ऐसे 12 बार आने वाले व्यवधान जिसने राष्ट्र की नीति की दिशा मोड़ी। उन 12 डिसरप्शंस में, 12 व्यवधानों में, वो कुछ ऐसे व्यवधानों की चर्चा करते हैं जिनको मैं व्यवधान कोई बड़ा खास व्यवधान नहीं मानता। हां, एक चर्चा करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड रिफ्यूजी क्राइसिस। इसने वाकई में एक बड़ा व्यवधान लाया। दूसरा, उसके बाद वे इंडिया के स्टेटिस्ट पॉलिसी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी चर्चा करते।
उसके इम्पैक्ट की चर्चा करते, उसने कैसे डिसरप्शन लाया। आगे ऑयल क्राइसिस की चर्चा करते, तेल संकट की। फिर उसके आगे बढ़ते हुए वो 1975-76 इमरजेंसी की चर्चा करते और उसने किस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इंडिया में लाया। उसके आगे फिर वो जाते हैं तो 1990s में जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ जाता है, उसकी चर्चा करते। फिर टेलीकॉम रेवोल्यूशन की चर्चा करते और इसी तरह से डिमोनेटाइजेशन की चर्चा करते और अंत में जीएसटी के डिसरप्शन के साथ उसे समाप्त करते। बड़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस पर एक लेक्चर लूं, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। और उनके इस पुस्तक का, जिसे कि नंदन नीलकेनी ने भी काफी प्रशंसा की है, द बुक हैज बीन अ हाईली एक्लेम्ड बुक इन इंटेलेक्चुअल सर्कल। वहां पर उन्होंने इन 12 डिसरप्शंस की चर्चा की और साथ में यह भी बताया कि प्रत्येक डिसरप्शन के साथ इंडिया की पॉलिसी की एक खास दिशा हुई। बड़ी अच्छी बात है और हमने उस बुक को काफी पसंद किया। लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक ही थीम को चुना है, क्योंकि 2021 का जो कोविड-19 की क्राइसिस का जो मेरा अनुभव रहा, हाई कोर्ट के उस स्टेटमेंट को कि आप ऑक्सीजन लाइए चाहे जहां से भी लाइए, फ्रॉम वेयर स्नैच बेग व्हाट एवर यू कैन डू, लेकिन ह्यूमन लाइफ को बचाइए। 20 अप्रैल के बाद व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से लोगों ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई, लोग जिस प्रकार से अपने नियर एंड डियर के लिए तड़पते रहे, हॉस्पिटल बेड से लेकर एक पैरामिलिट्री सपोर्ट तक के लिए संघर्ष करते रहे, उन सारी चीजों को हमने बड़ी नजदीक से महसूस किया। मैं पिछले 14-15 डेज के इस सोशल आइसोलेशन में मैंने इन चीजों को बहुत गहराई से इंपैथाइज किया, मैनिफेस्ट किया, अनुभव किया। कभी कभी ऐसा खौफ भी महसूस हुआ कि अभी मुझे अगर एक हॉस्पिटल बेड की जरूरत हो तो कितनी मुश्किलें आ सकती। चारों तरफ से क्राई था, हेल्प नहीं। व्हाट्सएप खोलते हुए डर होता कि किस पहचाना चेहरा की श्रद्धांजलि दिख जाएगी। पड़ोस में कैजुअलिटीज हो रही थी, चिरपरिचित चेहरे दिख रहे थे। तो मैंने जो इस क्राइसिस और डिसरप्शन का अनुभव किया, तो मैंने इस पर सोचा कि ऐसा डिसरप्शन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कभी आया था ना। तो इसकी तुलना हम फूड क्राइसिस से कर सकते हैं, जिसको आप सिप फॉर माउथ कहते हो, जो अमेरिका के डोनेशंस पर इंडिया, जो व्हीट डोनेशंस पर, जिसको आप PL 480 कहते हो, उस पर डिपेंड करता था। ना हम इसकी तुलना फेमाइन से कर सकते हैं, ना इनकी तुलना हम ऑयल क्राइसिस से कर सकते हैं, ना नेशनल इमरजेंसी से कर सकते हैं। एक ही घटना मेरे जेहन में आई और वो थी 1947 के पार्टीशन के बाद की जो रिफ्यूजी क्राइसिस है और जिसमें कैजुअलिटीज है। हमने देखिए टाइटल में इस बात को स्पष्ट किया है कि दो भिन्न घटनाओं की कथा, उसका परिपेक्ष दूसरा है। वो एक कह सकते हो कि दो कम्युनिटीज के बीच एक डिस्ट्रस्ट है, एक फेलियर ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, एक फॉरेन गवर्नमेंट है जो प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। लीडरशिप का भी फेलियर है, जिसने एप्रीहेंड नहीं किया उस घटना को। एक घटना हुई। मैं इसलिए उस घटना को कोट नहीं कर रहा कि वो घटना हुई या कैजुअलिटीज हुई। मैं आपको बताना चाहता कि आज भी आप अगर हिस्ट्री की पुस्तक में पढ़ेंगे
तो वहां पर आपको एक डेटा मिलेगा कि 10 मिलियन या 20 मिलियन, यानी 10 मिलियन टू 20 मिलियन पीपल वैनिस्ड और पेरिस्ड अवे। सॉरी, 1 to 2 मिलियन पीपल पेरिस्ड अवे, यानी 10 लाख से 20 लाख लोग इसमें कैजुअलिटीज हुई। आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे कि डेटा की तरह रख देंगे। 4 डेकेड्स तक, 4 दशकों तक हिस्टोरियंस इसी अंदाज में लिखते रहे कि इसमें इतनी कैजुअलिटीज हुई, उतनी कैजुअलिटीज हुई। लेकिन यह स्थिति बदल गई 1990s ऑनवर्ड्स, क्योंकि तब तक हिस्ट्री पढ़ने और समझने का अंदाज बदल गया पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और अंदाज बदलने की वजह यह थी कि अब ओरल हिस्ट्री का जमाना आ गया, उसे कल्चरल स्टडीज भी कहते हैं। इसका इम्फेसिस थोड़ा अलग था। पहले जो भारत के विभाजन का अध्ययन किया जाता पार्टीशन ऑफ इंडिया का, उसका बल होता था हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन पर। हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन से मतलब है कि इसमें लीडरशिप ने कहां कहां गलती की, गवर्नमेंट ने कहां गलती की, ब्रिटिश का क्या अप्रोच रहा, ब्रिटिश ने किस तरह सिचुएशन को इस हद तक पहुंचाया, इसमें मुस्लिम लीग का फेलियर क्या था, कांग्रेस का फेलियर क्या हुआ, मुस्लिम लीग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसका उत्तरदायित्व क्या था, जिन्ना कहाँ रेस्पॉन्सिबल था, कांग्रेस का कहाँ फेलियर रहा। तो इन बातों का अध्ययन पहले होता था। कल्चरल स्टडीज ने इस इम्फेसिस को बदल दिया। उसने कहा कि देखिए, मुद्दा यह नहीं है कि हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन का अध्ययन हो, किसकी गलती थी। मुद्दा यह है कि इन गलती के कारण किसने सफर किया। जब दिल्ली और कलकत्ता में बैठकर हुक्मरानों ने, जो लीग और कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश की मध्यस्थता में जब पॉलिसी मेकिंग की, जब उन्होंने पेपर पर सरहदें खींची, तो वे तो समझ रहे थे कि हमने भारत और पाकिस्तान को निपटा लिया। लेकिन जब उसका स्पिल ओवर कॉमन पीपल के बीच गया, तो कॉमन पीपल का जो व्यवहार हुआ उसको लीडरशिप चेक नहीं कर सकते थे। लीडरशिप चेक नहीं कर सकते थे, और अगर वो चेक नहीं कर सकते थे, सिर्फ उतनी ही बात नहीं थी, उन्होंने एप्रीहेंड तक नहीं किया। आप तो जानते हो कि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, और मैं पिछले 27 ईयर्स से पढ़ा रहा। एक बार एक बच्चे ने मुझसे बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्लास में किया था। वो क्वेश्चन क्लास में यह किया कि सर, चूंकि आप अगर पार्टीशन के बाद जो राइट्स वगैरह के जो आप अध्ययन करेंगे, तो उस अध्ययन में आपको यह पता चलता है कि 2 फेजेज में हुआ। पहले फेज में जब एक बार जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की 16 अगस्त 1946 को, तो कलकत्ता किलिंग शुरू हुई और वहां से फिर देश के अन्य भागों में फैल गई। लेकिन चलिए, थैंक्स गॉड, 15 अगस्त से पहले यह राइट्स बंद हो गया। अब जब 15 अगस्त से पहले बंद हुआ, खैर चलिए, भारत और पाकिस्तान के हुक्मरान जब तैयार हुए, और जब अल्टीमेटली जब 3 जून को जब ये प्रपोजल माउंटबेटन प्लान लाया, और फिर जब इस पर कांग्रेस ने की कार्यकारिणी ने भी, यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कांग्रेस एक्सेप्टेड दिस, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया, और फिर ये लंदन गया। 18 जुलाई को पार्लियामेंट ने उसको पारित किया। 4 अगस्त को ब्रिटिश क्राउन का अप्रूवल हुआ, और 14 और 15 अगस्त को उसको इन्फोर्स किया गया। तो जब ये चीजें हो रही थी, उस समय तक जिन्ना और मुस्लिम लीग का मूड भी चेंज कर गया था। जैसे आप कोई अपने ही घर में पूरी तरह से वायलेंट होके गलत तरीके से अपने शेयर से ज़्यादा लेने के लिए लड़ाई करता है, और जब उसे वो शेयर मिल जाता है तो अचानक थोड़ा उदार होने का भी स्वांग रचता है। जिन्ना कुछ उसी मूड में आ चुके थे। तो जिन्ना पत्रकारों को जहां तक कह रहे थे कि पोरस बॉर्डर होगा, मतलब लोग एक से दूसरे क्षेत्र में जा सकेंगे। 11 अगस्त को वही जिन्ना ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट होगा। बहुत तरह की बातें चल रही थी। तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर, जब एक बार राइट्स हो चुके थे, तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लीडरशिप ने एप्रीहेंड क्यों नहीं किया कि फिर दोबारा हो सकता है।
और उस समय चूंकि पुलिस और आर्मी भी डिसेल्फ और डिवाइडेड थी, उस राइट्स को कंट्रोल करने में विफल हो सकती। ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन तुम्हारा है और मैं इसे एप्रिसिएट करता हूं। ये लीडरशिप के विजन का फेलियर था। तो खैर वो घटना हुई। तो आप कहेंगे भाई उस घटना पर हम इम्फेसिस क्यों दे रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा कि चलिए 4 डेकेड्स तक, जो 4 दशक थे, तब तक तो उसे हमने डेटा के रूप में देखा कि इतने 1 मिलियन या 2 मिलियन लोग, इसमें कुछ अलग अलग डिस्क्रिपेंसी अलग अलग सोर्सेस में है, और उसमें कोई 20 लाख बताते, कोई 10 लाख, कोई 2 या 4 या 5 लाख की भी चर्चा करते, खैर वॉट एवर में भी, लेकिन हमारे लिए डेटा था। जब 95 में हमने एक पुस्तक पढ़ी ज्ञानेंद्र पांडे की, रिमेम्बरिंग पार्टीशन, उसके बाद उर्वशी बुटालिया की शैडो ऑफ पार्टीशन पढ़ा, अदर साइड ऑफ साइलेंस पढ़ा। एक बुक मैंने इस पर अमिताभ घोष की भी पढ़ी थी, 1988 में निकली हुई थी। उस बुक का नाम मैं भूल रहा हूं। आज थोड़ा मैं स्लो डाउन भी रहूंगा अपने लेक्चर में। आज आप लोगों को थोड़ा एकोमोडेट करना होगा, क्योंकि आज मैं उतना फोर्सफुल नहीं रह पाऊंगा जैसा प्रायः हुआ करता था। तो जब इस बुक को मैंने पढ़ा, और सबसे बढ़कर वजीरा जमींदार ने 2008 में लिखा, वो पुस्तक मैंने पढ़ी, तो उसमें ओरल हिस्ट्री वाले पहलू पर बल दिया गया था। अभी अभी 1-2 साल पहले बुक निकली है, वो है आंचल मल्होत्रा की बुक है, द रेमनेंट्स ऑफ पार्टीशन। इसमें यह बल दिया गया कि लोगों ने कैसे सफर किया, उसके सर्वाइवर्स ने कैसे फील किया, जिसके परिवार के मेंबर्स कई मेंबर्स हताहत हुए और जो बच गए वो कैसा फील कर रहे थे, वो कैसा ट्रॉमेटिक फील कर रहे थे। आपने शायद एक मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, यही बॉलीवुड की ही मूवी है, सॉरी हाँ बॉलीवुड की। तो वो मूवी का नाम है मंटो, सादत हसन मंटो पर मूवी है, और बहुत एक्सीलेंट मूवी है। उसे आपको समझने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से पार्टीशन लिटरेचर पर काम किया। कुछ ऑथर्स ने कॉमन पीपल के सफरिंग्स को बताया कि यार जिन्ना ने जो गलती की हो, इसने जो किया हो, वहां हुक्मरान बैठ के जो कर रहे हैं, आपस में सत्ता का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन कॉमन पीपल जिसने सब कुछ गवा दिया, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको कैसा दर्द हो रहा है, हाउ आर दे आर गेटिंग स्टार्व्ड, हाउ डिड दे लूज देयर नियर एंड डियर। तो वो जो उनकी फीलिंग्स जो मैंने पढ़ी उस पुस्तक में, तो मैं पार्टीशन का ह्यूमन साइड समझ पाया। चलिए यहां तक तो बताया। अब मैं इस रेलिवेंस पर आता हूं कि दूसरी घटना 2021। देखिए, दूसरी कोई भी घटना में डिसरप्शन हुआ, लेकिन ह्यूमन लाइफ का ऐसा थ्रेट हमने नहीं देखा जो 2021 में देखा, जब एक नई बीमारी कोविड-19 की घोषणा हुई और ये चाइना से शुरू हुआ, जिसको वुहान वायरस का नाम दिया गया, और पहले ये साउथ ईस्ट एशिया को इन्फेक्ट किया। उस समय तो हम बिल्कुल भी इस मुद्दे पर नहीं सोच पा रहे थे कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप यही समझें कि जब मुझे उस समय हॉलीडेज के लिए जाना था किसी फॉरेन कंट्री में, तो पहले हमने सिंगापुर का डेस्टिनेशन चूज किया था, लेकिन सिंगापुर में हमें फिर डेंजर लगा कि भाई वो चाइना के ही उस एरिया में है, तो ईस्ट एशिया की तरफ अभी जाना मुनासिब नहीं होगा, और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, इसलिए कहीं और चलते हैं। तो हमने टर्की का बुक कराया, कई महीने पहले करवा दिया था, जो कि बहुत मुश्किल से छुट्टी मिल पाती है। प्राय उसी प्रीलिम्स का जो टाइम होता है, उसी टाइम को थोड़ा सा एस्टिमेट करके, क्योंकि जो प्रीलिम्स बच्चे देने वाले होते हैं तो उसके 10 या 15, उस समय 10-15 दिनों की छुट्टी मिल जाती है। उसी को ध्यान में करके हमने 15 डेज का हॉलीडेज लिया था। उस समय हम नहीं जानते थे कि वुहान वायरस का रीच इतना बड़ा हो जाएगा, और देखते देखते तो मई तक आलम ऐसा बदल गया। 7 मार्च को लास्ट क्लास से मैं निकला। हमें याद है कि उसी एक क्लास मॉर्निंग में मैंने स्टडी में ली, और फिर दोपहर में मैंने दृष्टि में जन स्टडीज़ के पार्ट एक क्लास को लेकर जो मैं निकला, तो फिर मैं दोबारा इंस्टीट्यूट नहीं जा सका ऑफलाइन क्लास के लिए। और तब तक यह
वर्ल्ड वाइड फेनोमेना हो गया था। इंडिया में जिसमें पहला लॉकडाउन हुआ था, हमें याद है मार्च में, जिसको माना जाता है लॉन्गेस्ट लॉकडाउन, उसमें मात्र 500 केसेस आए थे। तो उस समय कोरोना एक साइड में फियर लग रहा था, सुन रहे थे इन लोगों को हो रहा है, कुछ लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और हॉस्पिटल से वापस भी आ रहे हैं, तो लगता था कि भाई बहुत लेथल नहीं है। उसके बारे में पढ़ता था, डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि उस समय में कुछ कुछ कैजुअलिटीज होती थी जो सुनने को मिलती थी, और जिन कैजुअलिटीज से डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी, वो सिर्फ एक डेटा के रूप में देखने का मौका मिलता था। समय पास हो रहा था। हाँ, इतनी समझ जरूर थी कि रिस्क को इवैड करना चाहिए, इसीलिए हम थ्रू आउट, या जो भी इस चीज को एक सीरियस घटना के रूप में लिया है, वो थ्रू आउट ऑनलाइन ही क्लास देते रहे। मैं भी, ये तो एक आप लोगों का, इस लेक्चर में तो आप लोगों का कम्युनिकेशन मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के साथ करता, लेकिन मैंने अपने ऐप पर इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग मीडियम में उतने ही क्लासेस जैसे हमने ऑफलाइन में दी, और उतने ही ऑनेस्टली हमने अलग अलग क्लासेस बना के बच्चों तक पहुंचाया। और जो भी सीरियस टीचर थे, सबों ने उसी तरीके को अपनाया, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं था। और केसेस पहले बढ़े, लेकिन सितंबर के बाद जाकर केसेस डाउन होने लगे। डाउन हुए तो अचानक हमने देखा लोगों में एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ रही है। सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ रही है, लोग धीरे धीरे मास्क उनका उतर रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे ऑफिस सब तो खुल रहे और मार्केट भी एज यूजुअल हो गया है। लेकिन हमने कभी नोज से नीचे मास्क नहीं उतारी, और इसी तरीके से चलते रहे। और भी कुछ सीरियस लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी गंभीरता से इस नॉर्म्स को फॉलो किया। और सितंबर के बाद फिर आते हुए अक्टूबर के बाद नवंबर और जनवरी में आते हुए तो केसेस दिल्ली के कई दिन तो 1000 से नीचे केस आने लगे। ओवरऑल इंडिया में भी केसेस 9100 एटसेट्रा एटसेट्रा इस तरह के केसेस आने लगे। अब लोगों में सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी बहुत ज्यादा आ गई। लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना इज अ थिंग ऑफ पास्ट नाउ। कई तरह की थियरी चलने लगी। उस थियरीज में एक थियरी यह भी थी कि साउथ एशिया में यह वायरस बहुत इफेक्टिव नहीं रहा, और इसकी वजह यह है कि साउथ एशिया में वैसे भी लोग इतने वायरस के प्रोन हैं कि इस वायरस का कोई खास इम्पैक्ट साउथ एशियंस के ऊपर नहीं पड़ा। एक यह थियरी आई। दूसरी यह थियरी आई कि भाई इंडियंस लोगों का जो फूड हैबिट है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत उस वेस्टर्नर्स से जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। यहाँ लोग प्रॉपर डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए यहाँ के लोगों में इम्यूनिटीज़ ज़्यादा बेहतर है। एक तीसरी थियरी यह भी आई कि देखिए साउथ एशिया में एक बचने की वजह है, और यह वजह यह है कि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन, विशेषकर इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंस का लाभ इंडिया में मिल रहा है, क्योंकि जो ओल्ड लोग हैं ये कम हैं, तो इसलिए जो यंगर्स हैं वो या तो इन्फेक्टेड कम हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आ रही है, और फैटेलिटी रेट तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी, कॉमन पीपल इसी तरह समझ रहे थे। आगे फिर क्या हुआ कि रीजनल सेंटर्स भी खुल गए, रीजनल सेंटर्स में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए, तो दिल्ली पर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस प्रतीक्षा में है कि वो ऑफलाइन में ही, कई स्टूडेंट्स इस तरह की कंप्लेन करने लगे कि सर ऑफलाइन वाले में ज़्यादा मज़ा आता। अब यहाँ पर जब इस तरह की क्राइसिस हो, और जब दुनिया जब इतने बड़े पैंडेमिक से लड़ रही हो, तो मुझे लगता है कि मज़ा शब्द को थोड़ा सा अलग रख दिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पिछले 1 ईयर में कुछ भी ऐसी घटना हमने ऐसा महसूस किया हो जिसको मज़ा शब्द से जोड़ सकूं। हाँ, बस पुस्तक अध्ययन करने में, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने में, उसी से मज़ा प्राप्त करने की कोशिश की है। तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जिस दर्द की कोई दवा नहीं हो तो दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। तो खैर एनीवे, जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा कि भाई क्लास सर ऑफलाइन कैसे खुल रहे हैं, अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती थी कि चलो दिल्ली का केसेस 1000 ही है, लेकिन अगर क्लासरूम में बच्चे हैं
और उसमें सैकड़ों बच्चे में 5 बच्चे केवल इन्फेक्टेड हो जाएं। अब 2 तरह की सिचुएशन वहां आएंगे। वो 5 बच्चे इन्फेक्टेड हुए, इसका मतलब है कि पूरे क्लास को फिर क्वारंटाइन करना होगा, उन बच्चों को सोशल आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। तरीका तो यही है। या फिर उन 5 में से कोई एक भी क्रिटिकल हुआ, एंड देन इफ ही फेल इनटू द कंडीशन ऑफ कैजुअलिटी, देन व्हाट विल हैपन? मैं कैसे अपने आप को माफ कर पाऊंगा? इस क्वेश्चन का कोई जवाब हमारे पास नहीं था और हमने डिसीजन लिया कि हम ऑफलाइन नहीं खोलेंगे। हम ऑफलाइन नहीं खोलेंगे। फाइनली आई हैव डिसाइडेड दिस फेनोमेना। अंत में जब जनवरी में तो इतनी लोगों में से आ गई थी सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी कि जनवरी में जब हम सरप्राइज तब हुए जब उत्तराखंड सरकार ने, संभवतः जहां तक मुझे डेट याद है 8 जनवरी को, इसने कुंभ मेला अनाउंस किया। अब जरा हम लोग ये चर्चा करें, चूक कहां हुई, हम लोग कहां चूके, व्हाट प्रिकॉशंस शुड हैव बीन टेकन बाय अस। तो देखिए, पहले मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट उसको एक कंट्रोल करने और समझने का कोई फायदा नहीं है। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया का जो पॉपुलेशन था, जब आप जानते हो, आप लोग तो जनरल स्टडी में पढ़ते हो, 1921 के बाद ही जिस समय डेथ रेट कम हुआ और बर्थ रेट एज इट इज मेंटेन रहा, तो डेमोग्राफिकली इंडिया एक जाइंट कंट्री बन गया। जब हमें आजादी मिली और हम अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया और पंडित नेहरू का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसमें उन्होंने कुछ कैपिटलिज्म से लिया, कुछ सोशलिज्म से लिया और एक मिक्स्ड मॉडल को, उसको डिरिजिस्टिव एक टर्म में कहा जाता है। एक किसी लेक्चर में हम आपको नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को भी बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाहेंगे ताकि आप समझ सकें कि जिस समय यह मॉडल अपनाया गया था उस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या थी, वर्ल्ड स्केल पर कंडीशन क्या था। और फिर आप यह भी देखेंगे कि जब इस मॉडल को आगे चलकर जो इसमें कॉन्स्ट्रेंट आया वो क्यों आया, तो उसे हम देखेंगे। लेकिन चलिए, हम आपको बताएंगे कि प्रायः माना जाता है, जब आप नेहरूवादी आर्थिक मॉडल की बात कहते हो तो इसका एक बड़ा फेलियर माना जाता है लैंड रिफॉर्म्स के मोर्चे पर पंडित नेहरू की विफलता। लेकिन मैं मानता हूं कि यह मात्र एक विफलता है। 2 अन्य मोर्चे पर हम इस मॉडल की विफलता मानते हैं। एक विफलता है कि प्राइमरी एजुकेशन, जबकि बॉम्बे प्लान, आपको कई बार मैंने चर्चा की है, जब भारत के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर जिन्होंने बॉम्बे प्लान बनाया 1944 में, उसने जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया था उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में सुधारना चाहिए। इतना ही नहीं, आप वर्ल्ड स्केल पर जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, चाहे वो यूएसओ हो, यूरोप हो या जापान हो, उन्होंने सबसे पहले अपने प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत बनाया, प्राथमिक शिक्षा को। लेकिन पंडित नेहरू ने का पहला बल था कि हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूशन हो, आईआईटी हो, सीएसआईआर हो, बहुत सारे शोध संस्थान हो, तो जिसे आप कहते हैं, आप हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना पर उन्होंने बल दिया, जो वर्ल्ड क्लास के इंजीनियर्स और वर्ल्ड क्लास के साइंटिस्ट को पैदा करें। और प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो जो हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोडक्ट थे उनको करने के लिए इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो वे इंडिया से बाहर जाते गए, जिन्हें आप जो ब्रेन ड्रेन की समस्या कहते हैं, वो इंडिया से ब्रेन ड्रेन की स्थिति में चले गए। दूसरे जो इंडिया के अंदर रहे, प्राइमरी एजुकेशन, वो लोगों को प्राइमरी एजुकेशन बेहतर ढंग से मुहैया नहीं हुआ,
तो अब जितना भी फ्यूचर रूरल डेवलपमेंट होना था, वो चाहे आपका पंचायती राज सिस्टम हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, वो सारे के सारे प्रोग्राम फेलियर होते चले गए, क्योंकि निचले स्तर पर लोगों में जिस साइंटिफिक टेम्पर की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे, वह मुट्ठी भर हायर मिडिल क्लास के बीच ही रहा। लेकिन जो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया है, वह उनमें वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं आ पाया। इस कारण से कास्टिज्म, कॉम्युनलिज्म यानी जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ये सब समस्याएं भी एज इट इज चलती रही। अब आप कहेंगे कि भाई अभी आप उस पुराने गरे हुए मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हैं? क्योंकि आज वो समस्या हमें झेलनी पड़ी जब हमने अपने गांव में पता किया कि भाई सरकार की तरफ से मुफ्त रूप से वैक्सीन जब मुहैया कराया जा रहा है, और गांव में भी लोगों को भेजा गया 45 इयर्स प्लस वाले को भी, और उससे पहले आप देखते हो 60 इयर्स प्लस वाले को भी। तो पता चला हमारे गांव के मात्र 25% बुजुर्गों ने वैक्सीन ली है। अब ये 18th ईयर वाले में तो मुझे पता भी नहीं है कि जा भी सके हैं या नहीं, क्योंकि अब तो थोड़ा वैक्सीन की भी स्कार्सिटी हो गई है। लेकिन वो जब वहां गए तो 25% लोगों ने ही लिया और 75% लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। एक टर्म जो आप बोलते हो वैक्सीन हेजिटेंसी, ये वैक्सीन हेजिटेंसी गांव में बनी हुई, और मैं इसका ज्वलंत उदाहरण हूं, क्योंकि मैंने 2 वैक्सीन लिया हुआ था, इसलिए मैं हॉस्पिटलाइजेशन से बच गया। तो मैं तो खुद अपने आप को इसका ब्रांड एम्बेसडर मानता हूं और हर को बोलता हूं कि वैक्सीन जरूर लीजिए, बशर्ते वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। क्योंकि आगे आने वाले समय में मुझे सीरम इंडिया एंड भारत बायोटेक का जो प्रोडक्शन का लेवल है और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन है, उसमें हमें एक मिसमैच सा दिख रहा है, और हमें लगता है कि वैक्सीनेशन करने में टाइम ज़्यादा लगेंगे जितना कि स्टिपुलेट किया गया है। और क्यों ऐसा हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वो तो प्राथमिक शिक्षा। दूसरा कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। आज देखिए, मैं कोई लेक्चर में आपको बताऊंगा, 2 अर्थशास्त्रियों से अवगत कराऊंगा, उन दोनों से अवगत होना आवश्यक है। एक आपने शायद अमर्त्य सेन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अब इसमें अमर्त्य सेन तो इतने फेमस रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं, तो और काफी चर्चा में रहे। लेकिन जगदीश भगवती एक अर्थशास्त्री हैं, दोनों अमेरिका में, एक कोलंबिया से हैं, एक और यूनिवर्सिटी से हैं, और जगदीश भगवती भी वर्ल्ड क्लास के इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। तो जगदीश भगवती अमर्त्य सेन के साथ अपना वैचारिक 2-2 हाथ करने के लिए घूम रहे हैं। यानी उनका कहना है कि अमर्त्य सेन जिस डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं उसका हम जवाब दे सकते हैं, और जिसको आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हो उसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं जगदीश भगवती एंड अरविंद पानगरेरिया। और अमर्त्य सेन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को ह्यूमन फेस में देखना चाहते हैं। उनका परसेप्शन बिल्कुल इनसे अलग है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को एथिक्स से पृथक करके नहीं देखा है। तो जगदीश भगवती का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो कहता है कि 2 ट्रैक में होना चाहिए। फर्स्ट ट्रैक में गवर्नमेंट को ट्रेड और इकोनॉमी को पूरा खोलना चाहिए और पहले खूब जमकर ग्रोथ करना चाहिए, और तब सेकेंड ट्रैक में जब गवर्नमेंट आएगी तब गवर्नमेंट को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए गरीबों को, और उनको कूपन देना चाहिए अच्छे एजुकेशन और हेल्थ का। तो उनका मतलब कुल मिला के ये कहना है कि अगर बकेट में अंडे होंगे तभी तो सबको मिलेंगे, जब बकेट खाली होगा तो किसे क्या मिलेगा, जब ग्रोथ ही नहीं तो इक्विटी क्या। अमर्त्य सेन ने कहा कि देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन हैं, और एक अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, और बहुत आज की तारीख में बड़े प्रशंसित अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है थॉमस पिकेटी, जो फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं। तो अब सबसे बड़ा झमेला यह हो रहा है कि ग्रोथ अगर आपके यहाँ होता है, उसके लिए एक टर्म आता है, एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है, वो टर्म बोलते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का मतलब है कि ग्रोथ होने दो, सब तक पहुंच जाएगा।
लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो सब तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि कुछ लोग ऊपर ही ऊपर खा जाते हैं और नीचे तक नहीं आने देते। इससे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा, देश का जीडीपी भी बढ़ रहा, लेकिन इनइक्वलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन में क्या होता है कि लेबर और कैपिटल दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी यही बात कही थी। तो चूंकि कैपिटल पर रिटर्न ज्यादा बढ़ता जाएगा और लेबर का रिटर्न कम होता जाएगा, तो उन दोनों की भी डिस्पैरिटी तो बढ़ेगी। ये तो बहुत ही लॉजिकल चीज है। और टॉमस पिकेटी जो थोड़ा समाजवादी रुझान वाले अर्थशास्त्री, उनका कहना है कि देखिए, सिर्फ यही नहीं है कि लेबर को कम मिल रहा, बल्कि जो ग्रोथ है उससे वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, और वेल्थ क्रिएशन में वेल्दी और भी वेल्दी होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जगदीश भगवती वाला मॉडल है वो बहुत कारगर नहीं सिद्ध हो रहा। अमर सेन कहते हैं कि देखिए, ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। आप एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को मजबूत करिए, क्योंकि जब आपका हेल्थ सेक्टर मजबूत नहीं होगा तो जो स्टैंडर्ड चाइल्ड है वो तो गरीब होंगे ही, और उनके बच्चे भी गरीब होंगे, क्योंकि ये चूंकि धनोपार्जन नहीं कर पाएंगे तो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। एक स्पाइरल, एक साइकिल बन जाएगा। और जब आप एक हेल्दी पॉपुलेशन देंगे, जब आप उनको एजुकेट करोगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, और तब वो चक्र टूटेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इससे आपका दो फायदे होंगे। एक तो आपकी स्किल लेबर, आपके लेबर स्किल्ड होंगे, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और दूसरा इक्विटी आएगी समाज में, उससे आपका डिमांड क्रिएट होगा। इक्विटी समाज में आएगा तो इससे डिमांड क्रिएट होगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। खैर चलिए, आप कहेंगे भाई इतना आपने हमें क्यों सुना दिया, तो मैं आपको बताना चाहता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों मॉडल के बीच मैरिज किया, लेकिन दोनों के कमजोर पक्ष भारत में आ गए, और दोनों में से किसी का शक्तिशाली पक्ष नहीं आ पाया। ना तो प्राइमरी एजुकेशन मजबूत हुआ, ना ही हेल्थ सेक्टर। और ये तो रहा पूरे नेहरूवियन एरा का मतलब केवल पंडित नेहरू का ही एरा नहीं है। पंडित नेहरू तो 1964 तक रहे, लेकिन उसके बाद जैसे श्रीमती गांधी आई तो वो भी और सोशलाइजेशन की तरफ चली गई। तो कुल मिलाकर 1980 तक जो सिस्टम रहा वही रहा। 80 के बाद थोड़ा सुधार शुरू हुआ, लेकिन 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया तो कांग्रेस ने फिर नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को तौबा कर दिया। ओके, और फिर उसके बाद आप देखो नरसिम्हा राव, और 2000 तक तो खैर आयाराम गयाराम की सरकार रही। एक तो नरसिम्हा राव की सरकार 5 ईयर्स टिक पाई, उसके बाद फिर देवे गौड़ा, और उस 2-3 वर्ष में इंदर कुमार गुजराल, मतलब बहुत सारे आए गए, कोई भी सरकार स्टेबल नहीं रहे। हाँ, चिदम्बरम महोदय एक अर्थ आप कह सकते हो कि वित्त मंत्री के रूप में कई सरकारों में उन्होंने काम किया था, तो उनका एक लंबा एक्सपीरियंस था। फिर जब यूपीए, फिर वाजपेयी की सरकार आई तो भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ ही गई, जिसको एनडीए फर्स्ट कहते हो, और फिर 2 टेन्योर यूपीए की सरकार आई, लेकिन इसके बाद भी हेल्थ सेक्टर को किसी ने मजबूत नहीं किया। तो अब हेल्थ सेक्टर में, इंडिया का हेल्थ सेक्टर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड। इकोनॉमिक सुपर पावर के नाम से इंडिया जाना जाता। आप यह भी देखते कि पीपी के बेसिस पर क्लेम तक किया जाता है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया की स्थिति वही रही जैसे 91 में। आप कल्पना करिए कि जब इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ चला तो इंडिया की स्थिति वही थी, कोई अननॉरिश्ड चाइल्ड है या माल नॉरिश्ड चाइल्ड है, जिसको कि प्रॉपर अभी तक भोजन नहीं मिला, अचानक से भोजन मिलने लगता है तो उसका शरीर बड़ी तेजी से फैलता है। सो इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू एन एलिफेंट। इंडिया एक हाथी बन गया। लेकिन हाथी जिस राह से चल रहा है वह राह मजबूत नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी। कभी भी हाथी का पैर किसी भी गड्ढे में फंस सकता था। वही है इंडिया का हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर। जब तक हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर मजबूत नहीं, तब तक इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर होने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। अब आप यही समझें, मतलब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि क्या रेशियो है हमारे यहाँ। आप अगर देखेंगे
तो एक डॉक्टर 10,189 पीपल पर एक डॉक्टर है, और लगभग 247 लोगों पर एक हॉस्पिटल बेड है। एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 90,000 प्लस पॉपुलेशन में है। अब ऐसा देश पैंडेमिक क्या, इंडेमिक भी नहीं झेल सकता। अब इंडेमिक क्या है, जो लोकल स्केल पर होता है, जैसे गोरखपुर में बच्चों के बीच एक बीमारी फैली थी, बिहार मुजफ्फरपुर में बच्चों के बीच बीमारी फैली थी। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जब गोरखपुर में बच्चों का एक किड्स के बीच एक बीमारी फैली थी, वो इंडेमिक की तरह, तो ऑक्सीजन की मार वहां भी पड़ी थी और इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि बहुत सारे बच्चे मर गए थे। खैर उसके बाद हेल्थ सेक्टर, यूपी गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत कुछ हद तक उसमें काम किया था, वहां पर ये चीज, उसके बाद उसने इस फील्ड में काफी काम किया उस चीज को संभालने में। खैर एनीवे, लेकिन हमारा हेल्थ सेक्टर ऐसा नहीं था जो किसी इंडेमिक को भी झेल सके, और पैंडेमिक क्या। यहां तक हम समझते हैं कि ये कोई भी गवर्नमेंट है या हम यह अतीत की लीगेसी मिली है। इट वॉज द फेलियर ऑफ 7 डेकेड्स ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। पहले तो यह हमारे 7 दशकों के विकास का फेलियर है। ओके, इसके लिए किसी एक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब आते हैं 2020 से हमने जो गलतियां की। हमारे पास एक वर्ष का समय था। जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए, जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुई या जो ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई, उसे एवर्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 1947 में जो कंडीशन आ गया था उसे एवर्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो कैजुअलिटीज है उसे कम अवश्य किया जा सकता था। ब्रिटिश को अगर जाने की, लौटने की जल्दबाजी नहीं होती, और अगर हमारे भी कुछ नेता साल, 2 साल, 3 साल के लिए फ्रीडम को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए भी उत्सुक होते, मे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, हम उसकी चर्चा अब यहां नहीं करना चाहेंगे, तो शायद कैजुअलिटीज कम हो सकती थी। उसी प्रकार से पिछले एक वर्ष से अगर हम ने थोड़ा सा विजन दिखाया होता हर स्केल पर, पब्लिक के स्केल पर, आप कह सकते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के स्केल पर, गवर्नमेंट के स्केल पर, हर स्केल पर कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत थी। जैसे आप यही माने कि जब ये कोविड-19 हुआ और उस समय एक नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, इमीडिएटली हमें याद है मार्च में, जहां तक वह, आपने नाम सुना होगा कि नेशनल टास्क फोर्स, NTF, नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19, उसमें 21 मेंबर्स थे। लेकिन अगर मैं आप में से सबसे पूछूं कि जरा मेंबर्स का नाम बताएं, तो आपको शायद किसी मेंबर का नाम याद नहीं होगा। अब हमें ध्यान आता है कि हमें USA की तरह एक ऐसा एक्टिविस्ट एडवाइजर चाहिए था, जो USA में, आपने एक नाम सुना होगा, काफी चर्चा में है, एंथोनी फोसी। एंथोनी फोसी जैसे एग्रेसिव एडवाइजर की जरूरत थी जो एडवाइस करे। लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन जो बना था कि नेशनल टास्क फोर्स, वो किसी भी मुकाम पर अपने दायित्व को नहीं निभाया। जैसे जिस समय नेशनल लॉकडाउन 500 वाले केसेस पर हुए थे, उस समय उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता था, लेकिन हमारे तुनीर में जितने तीर थे हमने उसी समय खाली कर दिए, जिसका खामियाजा इकोनॉमी को भुगतना पड़ा। और इस कारण से हमारे पास स्पेस फर्दर लॉकडाउन की नहीं रही, क्योंकि उस समय अगर खास क्लस्टर्स को देखा जाता और फिर क्लस्टर्स ट्रेसिंग अगर हम करके उसको अगर रीजनल स्केल पर रोकने की कोशिश करते, तो शायद इतने बड़े लॉकडाउन से बचा जा सकता था और सोशल सीडिंग की भरपूर कोशिश की जा सकती थी। लेकिन चलिए, फिर भी इस स्टेप को हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हमने लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया, लाइवलीहुड से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइफ है। ठीक है, वहां तक ठीक है। अब जब धीरे धीरे उसी समय एक प्राइम मिनिस्टर
केयर भी एक फंड बना था, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, आप जानते हैं, उसमें अच्छे खासे पैसे थे और यह तय हुआ था कि हम लोग 162 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे, 162। लेकिन हमारे यहाँ सबसे अधिक गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, तो उसकी जो बाइडिंग थी, उसकी जो बिडिंग मतलब उसकी जो नीलामी थी, वो नीलामी के लिए उस तरह के जो प्लांट बनने थे उसकी बिडिंग में लगभग 6 मंथ्स लग गए, 6 महीने लग गए उसके नीलामी के पूरे प्रोसेस में। और फिर बनकर जो तैयार हुआ उसका एग्जैक्ट नंबर तो हमें ध्यान नहीं, इनिशियली तो 33 बन पाया था, फिर उसके बाद कुछ नंबर्स बढ़े हैं जो शायद उन नंबर्स में पूरा अभी आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 162 के हमारे टारगेट से बहुत कम रहा। इस बीच बदकिस्मती से हमने कुछ ऑक्सीजन का निर्यात भी किया, ठीक है। अब उस समय तक इस चीज को, यह काम एक्सपर्ट्स का था, यह नेशनल टास्क फोर्स को बताना चाहिए था, गवर्नमेंट को हर स्टेप पर एडवाइस करना चाहिए था, या तो कई बार तो उसकी बैठक ही नहीं हुई। जब सितंबर से केसेस कम आने लगे और गवर्नमेंट में एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आने लगी, और जब इस तरह का दावा हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा किए जाने लगे कि इंडिया विश्व गुरु है, इंडिया ने विश्व को कोविड-19 से बचाया और इंडिया विश्व के लिए काम कर रहा है, और इंडिया ने तो अपने आप को जितनी तत्परता से बचाया है वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। उस समय कम से कम मेडिकल फ्रेटर्निटी को आगे आना चाहिए था। एक बड़ी बात है कि एडवाइजर कोई ना कोई मेडिकल एडवाइजर होना चाहिए था, लेकिन एडवाइजर भी थे वो साइंटिफिक एडवाइजर थे जो बायोलॉजी में जिन्होंने रिसर्च किया था, लेकिन प्रॉपर जिसको आप कहते हैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स, वैसे एडवाइजर्स कम थे। और इसके अलावा मतलब वो जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट का मेन एडवाइजर की बात मैं सिर्फ कर रहा हूं कि वो मेडिकल एडवाइजर न होकर कोई साइंटिफिक एडवाइजर थे। खैर एनीवे, तो उस समय जो भूमिका उनको निभानी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए, उन्हें खुलकर आना चाहिए। क्योंकि एंथोनी फोसी का आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कई बार इरिटेट कर जाती थी, क्योंकि फोसी से उसका बिल्कुल ही डिफरेंसेस था, लेकिन उसके बावजूद भी फोसी ने समय समय पर सुझाव दिया और जो भी उसने फॉरकास्टिंग की वो अमेरिका के लिए करेक्ट साबित हुई। उस समय हम लोगों में इतनी सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी थी कि हम लोग ब्राजील का केस देख रहे थे कि ब्राजील में जो बोल्सोनारो है, जो जेर बोल्सोनारो है, वो देखिए कितना लाइटली चीज़ों को ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कितना लाइटली ले रहा है। लेकिन इसी बीच हम लोगों में इस तरह से कन्विक्शन आ गया, कॉमन पब्लिक में कन्विक्शन आ गया, किस तरह की थियरी दी जाने लगी उसकी चर्चा मैं कर ही चुका हूं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा कि कोरोना इज नो मोर, अभी दिस हैज बिकम अ मैटर ऑफ पास्ट नाउ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब जब एक हमें याद है ये किस महीने की, शायद अक्टूबर की बात है, आई एम नॉट रिकॉलिंग प्रॉपरली, शायद अक्टूबर या नवंबर की बात है कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा क्लेम किया था, या फरवरी की बात है कि भाई कोरोना इंडिया ने बहुत ही शीघ्रता और बड़े ही तत्परता पूर्वक इसका सामना किया। व्हाट वाज द मंथ, आई एम जस्ट नॉट रिकॉलिंग। तो खैर इस प्रकार से हम लोग इसको बहुत लाइट ले रहे थे। सबसे बढ़कर जिस समय 8 जनवरी को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुंभ मेला की घोषणा की स्टैंड, उस समय केसेस कम थे, ठीक है, लेकिन 11 जनवरी को जब नेशनल टास्क फोर्स की बैठक हुई और उसके जब एक्सपर्ट्स जब बैठे तो उन्हें तो कम से कम एडवाइस देना चाहिए था, उन्हें तो रोकने की बात करनी चाहिए थी, उन्हें तो इसको अपोज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। इसके बाद एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी दिखा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने, हमें जहां तक ध्यान है, फरवरी में डिक्लेयर किया कि 5 स्टेट्स में चुनाव होने हैं, मार्च अप्रैल में, और डिफरेंट फेजेज में होने हैं। उस समय नेशनल टास्क फोर्स क्या कर रहा था, उस समय भी उसको आगे बढ़कर इस बात को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब मिड फरवरी के बाद जब वर्ल्ड फोरम को जिस समय इंडिया ने एड्रेस किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसके बाद तब तक मिड फरवरी आ गया था, उसके बाद केसेस बढ़ने लगे और केसेस तेजी से बढ़ने लगे। मार्च में तेजी से केस बढ़ गया। मार्च में उत्तराखंड में गवर्नमेंट भी चेंज हुआ, लेकिन जो नई सरकार आई उसने भी कुंभ मेला के प्रति अपना वही समर्पण दिखाया। तो तब तक मार्च में जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, इन द मीन टाइम इलेक्शंस आ गया। अब पॉलिटिकल पार्टी ने रैली निकालनी शुरू कर दी। अब एक दो एक्सपीरियंस मुझे पता है कि जब पहली बार जब दिल्ली में जब मास्किंग के लिए जब पेनाल्टी का
एक प्रोसेस शुरू हुआ था। तो जितने भी गाड़ियां हैं, गाड़ी में बैठे हुए लोग अगर एक भी बिना मास्क के पाए जाते तो उनको 2000 का चालान कटता। हमें याद है कि एक बार हमें भी चालान भरना पड़ा था। आई हैव टू शेयर दिस व्यू। एक्चुअली उस समय हमें पता नहीं था, बहुत शुरू की बात थी। कोई ऐसा वक्त था, बेसिकली हम बुक शॉप जरूर उसमें भी समय निकाल के, बहरी सन्स बुक शॉप हमें आदत रही कि बीच बीच में समय निकाल कर जाने की। वही मैंने, आप समझे तो कहीं मैंने इंक्रोच किया है, लेकिन इधर मैंने बहुत दिनों से तो उधर भी जाना छोड़ दिया था। जब केस कुछ कम हुए थे तो शायद थोड़ा सा मैं भी हल्का सा बोल्ड हुआ था। हालांकि मास्किंग प्रॉपर होती थी, लेकिन मैं वहां विजिट प्राय कर देता था। तो उसी क्रम में मैं जा रहा था, 4 लोग थे हम लोग गाड़ी में, मेंबर्स ऑफ द फैमिली थे। तो पुलिस ने रोका, कहा कि सर आप लोगों ने तो मास्क नहीं पहना हुआ, आप लोगों का चालान कटेगा। हमने कहा ये कहाँ के नियम है, ये तो हम लोग मेंबर्स ऑफ फैमिली, अभी तो हम लोग एक ही डिनर टेबल से उठे हैं, हम लोगों ने अभी लंच लिया है और फिर अभी जा रहे हैं मार्केट। तो आप इस गाड़ी में अगर मास्क नहीं है, हम तो घर पर मास्क नहीं पहनते, हम लोग आपस में बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग साथ रहते हैं, हम लोग कंप्लीटली सोशली आइसोलेटेड हैं। उसने कहा कि नहीं सर ये रूल्स है ऐसे ऐसे। हमने कहा कहाँ रूल्स है, दिखाओ। उन्होंने दिखाया, हमें दिखाया तो हमने रियलाइज किया कि नहीं, दे आर राइट। क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं, कुछ सिविल वाले थे, कुछ उनके साथ सपोर्ट में पुलिस थे और वो कोर्ट का वर्डिक्ट दिखा रहे थे। हमने कहा कि अच्छा आप चालान बना दीजिए। उसके बाद हमने उनको पेमेंट कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि गाड़ी में अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने कभी उसका उल्लंघन भी नहीं किया। जब भी गए तो गाड़ी में भी मास्किंग हमने रखी। लेकिन हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि अच्छा ये पूरा क्राउड जा रहा है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि हमें कौन सा सिटीजन है, वैसे भी हमने गलती की है तो हमें पेनाल्टी भरनी चाहिए, लेकिन इनके लिए आप क्या कर रहे हो? क्योंकि कोविड तो सबके लिए खतरनाक है। उसने कहा कि सर हम इनके लिए, इन पर हमारा कोई अख्तियार नहीं है। तो ये था हमारे यहां की सेफ्टी नॉर्म्स, सोशल शील्डिंग। और जब बंगाल इलेक्शंस में हमने देखा, जब हजारों के क्राउड जब आने लगे और जब संख्या लाखों में दिखने लगी, उस समय जब हम गाड़ी में बैठ के मास्क पहन के अगर कहीं ट्रेवल करती तो खुद अपने पर झुंझलाहट होती। क्योंकि जो क्राउड को एड्रेस कर रहे थे उन पर मास्क नहीं था, क्राउड मास्क नहीं पहनी हुई थी, वहां मास्क नहीं था। और तब तक देश में केस वर्कर हो गया था 2.5 लाख। फिर 2.5 लाख से अप्रैल होते होते केस हो गया 3.5 लाख। हालांकि बाद में सिंबॉलिकली कुंभ मेला को भी समाप्त किया गया। बंगाल इलेक्शंस की तब तक होते हुए अप्रैल तक 7,000 केसेस आ गए थे, जबकि 4,000 पर उसका क्लोज हुआ था। इस प्रकार से मल्टीपल फेलियर्स होना शुरू हुआ। सबसे दुखद और सबसे बुरा पहलू रहा जब 20 अप्रैल से सोशल मीडिया पर जब ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए जब क्राई करने लगे, जब कुछ अपने पहचाने लोगों की तस्वीरें दिखने लगी फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जो डेड हो गए थे, जिनका डेथ हो गया था, तो उसके बाद चारों तरफ पैनिक ही नहीं हुई, एक उदासी छा गई। इस उदासी के माहौल में मैंने भी श्मशान वैराग्य फील किया। अब व्हाट इज श्मशान वैराग्य? दैट इज डिसइल्यूजनमेंट विद द मंडेन वर्ल्ड, डिसइल्यूजनमेंट विद द मंडेन वर्ल्ड। इस सांसारिक जगत से जो वितृष्णा का भाव मन में पैदा होता है, वह जब कोई व्यक्ति श्मशान पर इतने सारे लाशों को जलते हुए देखता है। अब आप हमसे यह पूछेंगे कि 47 और इसमें हम तुलना क्यों कर रहे हैं? इसकी तुलना में इसलिए कर रहा कि जिस तरह हिस्टोरियंस ने 47 में जो लोगों की जो सफरर्स थे, जो सर्वाइवर्स थे, उनके अनुभव को जीवंत कर दिया ओरल हिस्ट्री में, वह काम यहां सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया। इंडिया टुडे के न्यूज, एनडीटीवी के न्यूज। मैं उन पत्रकारों को दाद देता हूं कि इतने सारे खतरे मोल लेके दूर दराज के हॉस्पिटल में सफरर्स और सर्वाइवल्स, जो उस कोरोना के सफरिंग्स को फेस किया, जो मरे, जो उनके परिवार वालों ने जो सफर किया, जो क्राई कर रहे थे प्लीज हेल्प एंड हेल्प, उन सबको रिकॉर्ड किया, लोगों तक पहुंचाया। ये कॉन्टेम्पररी ओरल हिस्ट्री था, जो अपने ही इंसान मर रहे थे, क्राई कर रहे थे, कह रहे थे हेल्प कीजिए, लेकिन हम कैसे हेल्प करूं? अगर पैसे देने से हेल्प हो जाता तो कोई किसी को कर सकता था। हमें याद है कि जिस समय 91 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ने तो अपना हाथ धीरे धीरे सोशल सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से झाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ऊपर WTO की ही कराई थी कि आपको फिस्कल डेफिसिट कम करना होगा।
उस समय अमर सेन कह रहे थे कि भाई फिस्कल डेफिसिट थोड़ा है तो चलेगा और क्वालिटी ऑफ ग्रोथ अच्छा हो रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना सोशल सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से हाथ झाड़ना शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर आए, उसमें मैक्स हॉस्पिटल और इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्थापित हुए। उस समय उनको 5 स्टार हॉस्पिटल्स की तरह देखा जाता था और केवल रिच लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते थे, पुअर लोग तो नहीं कर पाते। अभी जो प्राइम मिनिस्टर का एक हालांकि बहुत रचनात्मक कदम था, जिसे आप कहेंगे उनका जो हेल्थ प्रोग्राम था आयुष्मान भारत, तो बहुत ही रचनात्मक स्टेप था। लेकिन उस समय भी ये मुद्दा उठा था कि आप पर फैमिली 5 लाख रुपीज इकोनॉमिक एड दोगे, हेल्प करेंगे आप, लेकिन अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उनकी तो 5 दिन के ऐसे मैक्स और जैसे और फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में रहेंगे तो 5 दिन में उनके 5 लाख समाप्त हो जाएंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और चीपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज इसेंशियल। ये कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर तो नहीं करेगा, इसको लिए तो गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। तो यह एक्सपीरियंस रहा। और लेकिन ये हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए कि नो रूम एट ऑल, और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स ने जो मेहनत की वो सराहनीय है। रात दिन उसमें से बहुत के साथ खुद को कैजुअलिटीज हो गई। जो मीडिया ने मेहनत की और जो कोर्ट ने सेंसिटिविटी दिखाई, हाई कोर्ट की वाणी कि हम नहीं जानते हैं फ्रॉम वेयर यू विल ब्रिंग ऑक्सीजन, बट प्लीज ब्रिंग इट, बेग इट, स्नैच इट, वॉट एवर यू कैन डू। तो वह जो लोगों में कुछ इंपैथाइज किया और वह जो सोशल मीडिया पर जो दृश्य घूमे और वह जो क्राई करते हुए जो दृश्य पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय जो कैजुअलिटीज हुई तो सर्वाइवर्स जो हेल्प के लिए क्राई कर रहे थे, वो दोनों सीन्स में एक समानता दिखी। एक इंसान के द्वारा कॉज था, दूसरा वायरस के द्वारा। लेकिन अगर वायरस की जड़ में भी जाएंगे तो दुनिया के किसी न कोने में कोई ना कोई इंसान का फॉल्ट है जो वायरस इतना अनकंट्रोल्ड हुआ है। तो यह हमने अनुभव किया, which I have to share with you people। और अब मैं एक दो आपको सुझाव देना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें देखने को मिली जो हमारे इंडिया के पॉलिटी को बदलना चाहिए। एक सेंटर स्टेट रिलेशंस में पावर को डिवॉल्व करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। बात पहले थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, फिर आप लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन में या स्टेट सर्विस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ते, फिर उसी के साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का भी टर्म आया। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के साथ एक नया टर्म मैं चाहता हूं कि यहां पर तो अब रिवीजन ऑफ फेडरलिज्म होना चाहिए, क्योंकि जो कोविड का जो कंडीशन है वह अलग अलग रीजन में उनका रीजनल प्रवृत्तियां अलग है और रीजनल प्रॉब्लम अलग है। रीजनल स्केल पर यह सॉल्व होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहिए। दूसरा कि एक टर्म आया इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हो 3 करोड़ से ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका बड़ी बखूबी निभाई है, लेकिन अब मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम यूपी का आता है तो इलाहाबाद कोर्ट की जो एक्टिव होना है उसका, इलाहाबाद कोर्ट का, चाहे गुजरात में जो प्रॉब्लम आया, क्योंकि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की इतनी प्रशंसा की जा रही थी, लेकिन जब टीवी में आप देखेंगे तो हॉस्पिटल के आगे जितने एम्बुलेंस के लाइन खड़े थे एंड हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं था, वो गुजरात मॉडल के फेलियर को दिखा रहा था कि आपको गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। यह डायरेक्ट इस मैसेज है इस कोविड का। और तीसरा है कम्युनिटीज का एक्टिविटीज या उनका एक्टिविज्म। हमने पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम में भी देखा था, बहुत सारे हिंदूज को बहुत सारे मुस्लिम्स बचा रहे थे और बहुत सारे मुस्लिम्स को बहुत सारे हिंदूज बचा रहे थे, और एक कहीं ना कहीं कम्युनिटीज का एक भावना उस समय भी उभर कर आ रही थी। आज जबकि कोविड ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, उस समय भी कम्युनिटीज के कुछ लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसी भी इनह्यूमन टेंडेंसी वाले लोग थे जो इसमें मुनाफा कमा रहे थे या ब्लैक
ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने आप को स्टेक पर लगा रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे हॉस्पिटल के साथ, पेशेंट को लेकर दौड़ रहे थे, उसको किसी भी जगह पर पहुंचाना चाहते थे। मैं कई ग्रुप में ऐसा हूं, आज भी मैंने एक मैसेज देखा है, कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने टेलीफोन नंबर दिए हैं कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो या अगर हॉस्पिटल की जरूरत है तो कृपया आप इतने नंबर पर कांटेक्ट करें। हमने कहा धन्य है ये लोग, धन्य है ये लोग। ये कम्युनिटी से अब जितनी बड़ी ये क्राइसिस है उस पर गवर्नमेंट पर केवल निर्भर रहना सही नहीं है, कम्युनिटीज को आगे आना पड़ेगा। और आगे का मेरा जो संदेश है आपसे वो यह है कि यह हम ना समझें या सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी डेवलप ना कर लें कि यह हमारा जो सेकेंड वेव है। हालांकि एक और भी हमसे भूल हुई, हमें कम से कम पैंडेमिक की हिस्ट्री का भी अध्ययन करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में 3 पैंडेमिक ऐसा है जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, और ये 1817 से 1920 के बीच 3 पैंडेमिक। एक तो प्लेग का एपिसेंटर, हालांकि यूरोप में वाले प्लेग को छोड़िए, फर्स्ट प्लेग और सेकंड प्लेग से इंडिया अनअफेक्टेड रहा और हमें पता भी नहीं है क्या हुआ। उसमें तक इंडिया एक ग्लोबल ऑर्डर से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन जो थर्ड प्लेग है, वो थर्ड प्लेग चाइना उसका ओरिजिन रहा और वो थर्ड प्लेग से इंडिया सफर किया था 1896-97 में। आपने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और सावरकर ब्रदर्स वाली घटना पढ़ी होगी मॉडर्न हिस्ट्री में, वो वहीं से जुड़ी हुई थी। और दूसरी घटना यह थी कि कॉलरा का ओरिजिन इंडिया से ही शुरू हुआ, वो फिर दूसरी जगह स्प्रेड किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कॉलरा कितना इम्पैक्ट किया था कि यहाँ का जो मद्रास का गवर्नर, आपने मुनरो का नाम सुना होगा, जिसने रैयतवाड़ी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है, उसका डेथ उस कॉलरा से ही हुआ था। और तीसरी घटना आप कहते हैं स्पेनिश फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। हालांकि उसकी गलती से नाम स्पेनिश फ्लू हुआ, उसका ओरिजिनेशन अमेरिका में था, लेकिन स्पेनिश फ्लू की उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है कि उसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा। वो इंडिया स्पेनिश फ्लू में सबसे ज़्यादा सफ़र किया, एपिसेंटर रहा, हॉट स्पॉट बन गया। और आप समझ सकते हैं कि अगर दुनिया में मतलब 40 मिलियन लोग मरे तो 20 मिलियन केवल इंडिया में मरे। और फर्स्ट उसका जो फ्लू था, जिसको आप स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहते हो, उसका जो 4 वेव, कई कंट्रीज में 4 वेव आए, और इंडिया में फर्स्ट वेव से ज्यादा कैजुअलिटी सेकेंड वेव में हुई। लेकिन अफसोस यह है, उसी समय दुनिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप ने अपना ठीक कर लिया, लेकिन हम लोग कॉलोनीज थे। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि आज मेडिकल मैनुअल्स में भी उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन जब 2020 में इस तरह की जब कोविड-19 जैसे जब पैंडेमिक आए, तो फिर इसका रिसर्च यूरोप से लेकर हर जगह तक होना चाहिए था कि सेकेंड वेव क्यों ज़्यादा खतरनाक हुआ, इसके जो डिफरेंट वेरिएंट है, यहाँ पर हमसे चूक हुई। एक और जगह पर हमसे चूक हुई, उसको कहते हैं जीएनएम सीक्वेंसिंग। आप जानते ही हो, जैसे हमारे यहाँ जैसे लंदन वाले का नया वेरिएंट बना, तो हम लोग ऐसे देख रहे थे कि लंदन में एक नया वेरिएंट बना जिससे बचना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो हमारे यहाँ नया वेरिएंट डेवलप कर रहा था, आपने B.1617 का नाम सुना होगा, या अभी आपने ट्रिपल वेरिएंट का नाम यहाँ सुन रहे होंगे, कई पेपर में पढ़ रहे होंगे, बंगाल में कई 3-3, 4-4 वेरिएंट इंडिया में चल रहे हैं। एक ही चीज़ से पता चलता है, वो है कि आप टेस्टिंग करिए और फिर उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके और फिर मेडिकली उसको आप कंक्लूड करिए। लेकिन हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई, ये फिर इस मोर्चे पर हमारा फेलियर हुआ। कई मोर्चे पर मल्टीपल फेलियर्स है। अब हमें आगे के लिए तैयार रहना है कि इसका तीसरा वेव भी आ सकता है, और वो तीसरा वेव इसका, अब ये सेकेंड वेव पहले यह देखना है कि यह 2 टायर सिटीज़ 3 टायर सिटीज़ से जाते हुए अगर गांव में जिस तरह फैल रहा है, कल मैंने देखा गोंडा जो यहाँ यूपी के, उसके गांव में फैले हुए थे, एक ही फैमिली के 5 लोगों का डेथ हुआ, और उन सबसे बड़ी बात है उसमें 3 लोगों को नेगेटिव आया था, लेकिन सिम्टम्स वही कोविड-19 का था। तो हमारे यहाँ प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है, पारा मेडिकल जो स्टाफ है उसकी कमी है, प्रॉपर डॉक्टर्स की कमी है। तो हम इसमें यह संदेश देना चाहेंगे कि हमारे प्रत्येक गांव में जो यूथ हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो अपार्ट फ्रॉम जो पंचायती राज सिस्टम है उसको रहने दें, सभी अपना एक कमेटी, प्रत्येक गांव एक कोरोना कमेटी बनाए, और कोरोना कमेटी पंचायत वो
ब्लॉक लेवल पर पहले अधिकारी से संपर्क करें, उनको प्रेशर क्रिएट करें। और वहाँ क्योंकि एक जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर विलेज में हुआ करता था वो रहा नहीं, ब्लॉक लेवल पर एक हॉस्पिटल जरूर होता है लेकिन उसमें कोई होता नहीं है, तो पहले से ही उन पर प्रेशर क्रिएट करके उन पर दबाव डाले। जो प्रोग्रेसिव लोग हैं गांव के, विलेज के जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलना चाहिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कारण क्या है कि अधिकतर जो डीएम में जो आप ही के ग्रुप से जो चुनकर नए डीएम जाते हैं, हमने अपने 3-4 स्टूडेंट से बात की जो अलग अलग शहरों में जो डीएम हैं वो अभी एक्टिव, जिसको हम डीएम में एक्टिविस्ट डीएम मानते हैं, तो हमने बात की तो उन लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारे ऑक्सीजनेटेड बेड्स लगा रहे हैं और इंडिविजुअली वो डे नाइट कोशिश कर रहे हैं, पहले ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये कुछ हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कुछ 100 बेड्स बना रहे ताकि अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम उसका टेकल कर सकेंगे। तो हमारे विचार से विलेज कमिटी जो यूज का है वो डीएम से कांटेक्ट करे, क्योंकि जब तक आप अगर एक्टिविज्म दिखाओगे तभी ब्यूरोक्रेसी भी काम कर पाएगी। आप ब्लॉक लेवल के अधिकारी से करिए, आपको जरूरत हो तो आप प्रेशर क्रिएट करिए। और गांव के लेवल पर सबसे बड़ी बात जो करनी है वो ये है कि जिसको इनिशियल सिम्टम्स आए उसको आप पकड़िए और उनको उसी समय से आइसोलेशन में डालिए। और जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको हटाइए, वैक्सीन के लिए प्रचार करिए और वैक्सीन अवेलेबल कराइए। अगर जरूरत हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर भी प्रेशर क्रिएट करिए कि आपके गांव में टाइमली वैक्सीन आना चाहिए। तो अब वैक्सीन ही बचा सकता है, एक बहुत बड़ा एक ताकत वैक्सीन बन सकती है और आपकी एक्टिविज्म आपके गांव को बचा सकती है, आपका गांव आपके ब्लॉक और जिले को बचा सकता है। और अगर आपका जिला बच गया तो आपका राज्य बचेगा। हर लेवल पर काम करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। और अभी कुछ समय के लिए ऑफलाइन क्लासेस भूल जाइए, ऑनलाइन क्लासेस करिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जब तक कोरोना का कोई कारगर समाधान नहीं हो जाता, लोग वैक्सीनेटेड हो जाते, वैक्सीनेटेड होने के बाद भी तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ महीने आप उसके लिए वेट करिए। लेकिन अभी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन महीने 2 महीने के लिए टल सकता है लेकिन परमानेंटली नहीं टल सकता। आखिर यही ह्यूमैनिटीज का तकाना है, जीना है, लड़ना है, फाइट करना है, घुटने नहीं टेकना है। लेकिन हम सभी लोग अपने स्तर से इस कोरोना के इस कहर को दूर करने में जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो प्रत्येक लोग करें, यही वक्त का तकाजा है। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे वार्ता हुई और थोड़ा सा आज मैं टायर्ड भी फील किया, थोड़ा मैं तो आपसे मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आगे मैं जो लेक्चर लेकर आऊँगा तो एकेडमिक मुद्दे होंगे, हालांकि यह भी एकेडमिक मुद्दा ही है। एक कहावत आपने सुनी हुई, जब रोम में आग लगी हुई थी तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो हम अगर आकर कोई दूसरे लेक्चर पाकिस्तान के पार्टीशन का पाकिस्तान के दशा और दिशा पर करते तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो पिछले 14-15 दिनों में फील किया वो बहुत उसके मैं आपसे शेयर करना उचित समझा। कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में हमारी सरकार, हमारी अन्य एजेंसी, हमारे चाहे वो साइंटिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हों, वही 26 अप्रैल को, शायद 29 अप्रैल को बहुत सारे डॉक्टर्स ने एक लेटर पीएम को लिखे। यह उनको बहुत पहले करना चाहिए था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई, क्योंकि लोगों ने इसकी भयानकता को नहीं समझा। सेंट्रल विस्टाज के लिए गवर्नमेंट का, सेंट्रल विस्टाज की जगह अभी कई नए हॉस्पिटल बन जाते, वो ज़्यादा बेहतर होता, वो भी आवश्यक है, वो हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन 2020 के बाद हमारी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए था फाइट अगेंस्ट कोरोना। और सेंट्रल विस्टाज के प्रोग्राम को हम कुछ वर्षों के लिए टाल सकते थे, लेकिन इसको नहीं टाला जा सकता। इसमें कई नए हॉस्पिटल्स खड़े हो सकते थे, कई बेड्स खड़े हो सकते थे, कई ऑक्सीजन प्लांट्स खड़े हो सकते थे। तो वो मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है। हम तो इतिहास के स्टूडेंट और टीचर रहे हैं, तो हमें ध्यान आ गया कि जिस समय हुमायूं गुजरात और बंगाल दोनों से, गुजरात से और प्लस चुनार से, दोनों से हुमायूं को प्रेशर था, दोनों से प्रेशर का मतलब यह हुआ कि उधर गुजरात में बहादुर शाह उसके एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभर चुका था, इधर चुनार में शेर शाह ने अपनी, शेर खान उस समय उसका नाम हुआ करता था, उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। तो दोनों तरफ से वो सैंडविच्ड हो रहा था।
लेकिन उस समय हुमायूं ने अपने 1.5 वर्ष का कीमती वक्त एक दिल्ली में नए कैपिटल दीन पनाह को बनाने में स्पेंड किया। तो हालांकि सतीश चंद्र जो हिस्टोरियन है, सतीश चंद्रा ने उसका भी जस्टिफिकेशन दिया है कि चूंकि बहादुर शाह के एग्रेसिव पॉलिसी के कारण उसका जो कैपिटल आगरा था वो थ्रेटेन हो गया था, तो एक अल्टरनेटिव कैपिटल, एक वैकल्पिक राजधानी के रूप में वो दिल्ली को डेवलप कर रहा था। लेकिन अधिकांश हिस्टोरियंस मानते हैं कि उस अगर 1.5 ईयर को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया होता तो शेर खां से चौसा के मैदान में उसे मात नहीं खानी पड़ती। खैर एनीवे, ये तो इतिहास की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने बड़ा चैलेंज आ गया है, अकेले दम पर गवर्नमेंट इसका समाधान नहीं कर सकती। कम्युनिटीज़ और हर एक जो सिटीजन है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उसको अपने स्तर से इसे लड़ना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम जितने लोगों को बचा सके, जितने लोगों के भलाई के लिए काम कर सके, वही मानवता भी है और उसी में हमारे जीवन की पूर्णता भी है। और तभी हम ये कोविड-19 से जीत सकेंगे। हमारा विश्वास है कि हम जीतेंगे और आप सभी लोग अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखिए, क्योंकि हारना मंजूर नहीं है। हम फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।